जनरल स्टडीज़ की श्रृंखला में आज हम दूसरा जो विषय है वो शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है भूगोल। भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम देखेंगे, जो कि किसी न किसी डिफेंस एग्ज़ाम में आए हुए प्रश्न हैं और ज़्यादातर रिपीट होते हैं। अगर आप बात करेंगे तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और ज़्यादातर एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में डैश डैश से निकलती है। तो पहले हम नर्मदा नदी का जो ये पहले प्रश्न का जो ऑप्शन है वो अरावली की पहाड़ियों से निकलती है, अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है, नीलगिरी की पहाड़ियों से निकलती है, सतपुरा पर्वत श्रेणी से निकलती है। तो हमारा आंसर है कि नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है। याद रखिएगा, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। नर्मदा नदी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। पहला, नर्मदा नदी का उद्गम स्थान मैकाल पर्वत की अमरकंटक की पहाड़ियों से है। दूसरा, अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की ये सबसे लंबी नदी है, सबसे बड़ी नदी है, जो कि पश्चिम दिशा की ओर बहती है। विंध्याचल एवं सतपुड़ा के बीच ये एक भ्रंश घाटी से होकर निकलती है। भ्रंश घाटी क्या होती है? सिकड़ी घाटी होती है। सिकड़ी घाटी के बीच से निकलती है। जबलपुर के पास ये धुआंधार जलप्रपात बनाती है। यानी जलप्रपात क्या होता है? जो ऊपर पहाड़ी होता है ना, उसके ऊपर से जो पानी गिरता है उसे जलप्रपात कहते हैं। तो जबलपुर के पास, यानी मध्य प्रदेश के जबलपुर के पास ये धुआंधार जलप्रपात बनाती है। यानी प्रश्न ये भी बनता है, धुआंधार जलप्रपात किस नदी के किनारे है? तो नर्मदा नदी के किनारे है। प्रश्न ये बनता है नेक्स्ट, की नर्मदा नदी किस तरफ प्रवाहित होती है? तो पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, खंभात की खाड़ी में गिरने से पहले ये ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। ज्वार नदमुख क्या होता है? देखो, जब कहीं पे नदी को मिलना होता है, कोई नदी होती है जब मिलती है, तो वो ऐसे ऐसे सकड़ा बनाती चलती है, ये ऐसे ऐसे क्या होता है, और वहाँ पे क्या करती है, वो जो आगे बहते हुए जो कीचड़ उचड़ लाती है ना, वो एक तरफ साइड में लगाते हुए चलती है, तो वहाँ पे इकट्ठे होके वो थोड़े कठोर हो जाते हैं। उसे ही कहते हैं नद मुख का निर्माण करती है। नर्मदा नदी 3 राज्यों मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से होकर बहती है। पहला प्रश्न खत्म हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का एक प्रमुख लो अयस्क क्षेत्र है। ऑप्शन: गुजरात राजस्थान क्षेत्र, तमिलनाडु छत्तीसगढ़ क्षेत्र, उत्तर प्रदेश बिहार क्षेत्र, उड़ीसा झारखंड क्षेत्र। एक बात याद रखिएगा, खनिज से संबंधित जो सबसे सुदृढ़ और सबसे मजबूत राज्य है वो आपका झारखंड है। तो मैक्सिमम प्रश्नों के उत्तर झारखंड होते हैं अगर खनिज से संबंधित होते हैं। जैसे लो अयस्क हो गया, चांदी हो गया, कुछ भी, जस्ता हो गया, तांबा हो गया, तो ये आप झारखंड लगा सकते हैं। 99% केस में ये उत्तर सही माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का सबसे बड़ा लो अयस्क क्षेत्र उड़ीसा झारखंड सीमावर्ती क्षेत्रों में फैला हुआ है। झारखंड की सिंहभूमि जिला तथा उड़ीसा का कोइडर जिला इस श्रेणी में आते हैं। लो अयस्क उत्पादन में भारत का 6ठा स्थान है। याद रखिएगा, सर्वाधिक लो अयस्क भंडार वाले भारत के राज्य कर्नाटक, उड़ीसा और झारखंड है। सर्वाधिक लो अयस्क उत्पादन करने वाले राज्य उड़ीसा, कर्नाटक और झारखंड है। ये सारे पॉइंट याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तमिलनाडु की प्रख्यात शास्त्रीय नृत्य शैली कौन सी है? अगर बात करें ऑप्शन, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथक, मोहिनीअट्टम। अगर देखें, तमिलनाडु का जो शास्त्रीय नृत्य है वो भरतनाट्यम है। भरतनाट्यम तमिलनाडु की प्रख्यात शास्त्रीय नृत्य शैली है। भरतनाट्यम को भारत में शास्त्रीय नृत्य अन्य सभी बोलियों की माँ कहा जाता है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य शैली है। कथक उत्तर भारत यानी उत्तर प्रदेश का भी प्रमुख लोक नृत्य है। मोहिनीअट्टम केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। आगे प्रश्न, भारत देश का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? पंजाब, गोवा, सिक्किम या त्रिपुरा? सबसे छोटा राज्य मानेंगे क्षेत्रफल के आधार से तो गोवा है। भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार गोवा राज्य है। ये केवल 3720 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। भारत की जनसंख्या के अनुसार सबसे छोटा राज्य सिक्किम है। याद रखिएगा, गोवा जनसंख्या के अनुसार भारत का चौथा सबसे छोटा राज्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। लावड़ी कौन से राज्य का लोक नृत्य प्रकार है? ऑप्शन: बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान। तो सही उत्तर है महाराष्ट्र, लेकिन और भी इसके बारे में तथ्यों को जानेंगे। लावड़ी महाराष्ट्र राज्य का एक प्रमुख लोक नृत्य है। महाराष्ट्र के विभिन्न लोक नृत्य काबा, डिंडी, काली, धनगड़ी, गावा, पोवाड़ा है। बिहार राज्य के लोक नृत्य विदेशिया, घाट घटी नृत्य, घुमरी नृत्य, कजरी नृत्य है। गुजरात राज्य का लोक नृत्य गरबा, डांडिया और भवई है।
अगला प्रश्न, भारतीय रेगिस्तान डैश डैश पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है। किस पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है? नीलगिरी की पहाड़ियों में, अरावली की पहाड़ियों में, हिमाद्री में या कैमूर की पहाड़ियों में? तो भारतीय रेगिस्तान राजस्थान में है और राजस्थान में अरावली पहाड़ियों का विस्तार है। अरावली पहाड़ी इसलिए भी याद रख सकते हैं क्योंकि राजस्थान का जो माउंट आबू जिला है वो अरावली पहाड़ियों पर ही स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय रेगिस्तान अरावली की पहाड़ियों के पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है। नेक्स्ट, भारतीय रेगिस्तान मुख्यतः अधिकांश जो राजस्थान में स्थित है परंतु कुछ भाग हरियाणा, पंजाब, गुजरात में भी है। भारतीय रेगिस्तान को थार मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। रेगिस्तान में बहने वाली एकमात्र लूनी नदी है जो खारे पानी की नदी के रूप में जानी जाती है। नीलगिरी भारत के पश्चिमी घाट एक पर्वतमाला है। नीलगिरी की पहाड़ियों का कुछ हिस्सा तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल में भी आता है। यहाँ की सबसे ऊंची चोटी बात करेंगे तो डोडा बेट्टा है। कैमूर की पहाड़ियों की विंध्य पर्वत श्रेणी की पूर्वी हिस्सा है जो मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले के पास कलंगी से निकलती है। कैमूर की पहाड़ियाँ विश्व विंध्य पर्वत श्रेणी का पूर्वी हिस्सा है जो मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले के पास कलंगनी से के रूप में निकलती हैं। कैमूर की पहाड़ी में सोन, हौंस, केन आदि मुख्य नदियां निकलती हैं। हिमाद्री की पहाड़ियाँ हिमालय की सबसे उत्तरी श्रेणी को बृहत हिमालय, ग्रेट हिमालय, हिमाद्री आदि नामों से जाना जाता है। ये हिमालय की सर्वाधिक सतत और सबसे ऊंची श्रेणी है। हिमाद्री की औसत ऊंचाई 6000 मीटर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत और श्रीलंका को डैश डैश द्वारा विभाजित किया जाता है। बेरिंग जलद मरुमध्य, जिब्राल्टर जल मरुमध्य, पाक जल मरुमध्य और हॉर्मुक जल मरुमध्य। तो सही उत्तर है पाक जल मरुमध्य से भारत और श्रीलंका को विभाजित किया जाता है। भारत और श्रीलंका को पाक जल मरुमध्य द्वारा विभाजित किया जाता है। ये जल संधि पूर्वोत्तर के पाक की खाड़ी को दक्षिण पश्चिम में मन्नार की खाड़ी से जोड़ती है। बेरिंग जल मरुमध्य रूस और मिजोरम को विभाजित करती है। सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली निम्न में से किस नदी पर स्थित है? कावेरी, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र और नर्मदा। तो बात करेंगे सबसे बड़ा जो नदी द्वीप है माजुली वो ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी पर असम में स्थित है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम हिमालय के उत्तर में तिब्बत के पुरंग जिले में स्थित मानसरोवर झील के निकट होता है। ब्रह्मपुत्र नदी 3 देशों से होकर बहती है, भारत, तिब्बत और बांग्लादेश। कावेरी नदी पश्चिमी घाट के पर्वत ब्रह्मगिरी से निकलती है। यह कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य में बहती है और ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। ये पश्चिमी घाट की नासिक की पहाड़ियों से त्र्यंबक से निकलती है। इसे दक्षिण की गंगा या बृहद गंगा भी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किसे दक्षिण की गंगा और बृहद गंगा कहते हैं, तो गोदावरी नदी को। नर्मदा नदी का उद्गम मैकाल पर्वत के अमरकंटक चोटी से है। यह अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय ये भारत की सबसे बड़ी नदी है। आगे बढ़ते हैं। खरीफ फसलों को डैश डैश मौसम की शुरुआत के साथ बोई जाने वाली फसलों के रूप में वर्णित किया जाता है। ऑप्शन शीत ऋतु, वर्षा ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, बसंत ऋतु। बात करेंगे खरीफ फसलों को बोया जाता है उसे कहते हैं वर्षा ऋतु में। खरीफ की फसलों के लिए वर्षा मौसम का समय बहुत अच्छा होता है। खरीफ फसल की बुआई जुलाई महीने में और कटाई अक्टूबर के महीने में किया जाता है। खरीफ फसलें धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंग, जूट आदि मुख्यतः फसलें हैं। रबी की फसल उत्तर भारत में अक्टूबर में बोई जाती है और फरवरी मार्च महीने में कटाई की जाती है। मुख्यतः रबी की फसलें हैं वो गेहूं, जौ, चना, सरसों, मसूर आदि हैं। जायद की फसल इस फसल की बुआई मुख्यतः मार्च अप्रैल में की जाती है, जैसे तरबूज, ककड़ी, खीरा, करेला आदि। नेक्स्ट प्रश्न, कथकली की जड़ें किस राज्य में है? ऑप्शन कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल। मैंने अभी बताया कथकली जो है वो केरल राज्य का लोक नृत्य है, तो इसके बारे में तो कुछ पढ़ना ही नहीं है। तमिलनाडु का मैंने भरतनाट्यम बताया, आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी है। आगे बढ़ते हैं। भारत में निम्नलिखित इस्पात संयंत्रों में से कौन सा संवैधानिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता? ऑप्शन दुर्गापुर स्टील संयंत्र, भिलाही स्टील संयंत्र, टिस्को और राउरकेला स्टील संयंत्र। तो टिस्को जो है वो संवैधानिक क्षेत्र में नहीं आता क्योंकि ये प्राइवेट है। जो चीज़ें प्राइवेट होती हैं वो संविधान के तहत संरक्षित नहीं होती हैं। आगे पढ़ते हैं। ये टिस्को इस्पात संयंत्र एक निजी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसका निर्माण 1907 में जमशेद श्री टाटा के द्वारा हुआ था। दुर्गापुर स्टील संयंत्र एक सार्वजनिक क्षेत्र यानी गवर्नमेंट क्षेत्र के अंतर्गत आता है जो दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में स्थित है। इसका निर्माण 1956 में ब्रिटेन के सहयोग से किया गया था। प्रश्न ये भी पूछा जाता है, 4 इस्पात संयंत्रों के नाम दे दिया जाएगा और इसमें में से कौन सा संयंत्र ब्रिटेन की मदद से बनाया गया? तो ब्रिटेन की मदद से बनाया जाने वाला संयंत्र था वो था आपका दुर्गापुर संयंत्र और ये पश्चिम बंगाल में अवस्थित है। भिलाई इस्पात संयंत्र 1955 में सोवियत संघ के सहयोग से छत्तीसगढ़ के भिलाई नामक स्थान पर किया गया। राउरकेला स्टील संयंत्र उड़ीसा राज्य में जमीन
की सहयोग से 1953 में निर्माण किया गया। जमीन नहीं होगा, जर्मनी होगा, गलत है ये। राउरकेला स्टील संयंत्र उड़ीसा राज्य में जर्मनी के सहयोग से इसका निर्माण किया गया 1953 में। तो एरर है ये, इसको समझ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं नीली क्रांति से संबंधित। नील उत्पादन, जूट उत्पादन, मत्स्य उत्पादन, कृषि उत्पादन। तो नीली जो क्रांति है वो मत्स्य उत्पादन से है, यानी मछलियों के उत्पादन को नीली क्रांति नाम दिया गया है। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। भारत में नीली क्रांति का जनक अरुण कृष्णन को माना जाता है। देश में कुल मछली उत्पादन में अग्रणी राज्य पश्चिम बंगाल है, आंध्र प्रदेश है, गुजरात है, केरल है, तमिलनाडु है। नेक्स्ट प्रश्न, लक्षद्वीप द्वीप समूह डैश डैश में से स्थित है? प्रशांत महासागर में, बंगाल की खाड़ी में, हिंद महासागर में, अरब सागर में। तो लक्षद्वीप द्वीप समूह जो है वो प्रशांत महासागर में स्थित है। लक्षद्वीप द्वीप समूह लक्षद्वीप द्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। अच्छा, गलत है ये। इस क्वेश्चन को आप काट दीजिए क्योंकि इसके बारे में मैं एनालिसिस करूंगा। देखिए यहाँ पे उत्तर दे रखा है प्रशांत और यहाँ पे नीचे दे रखा है एक्सप्लेनेशन में अलग आंसर दे रखा है। इसको वेरीफाई करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। लठमार होली कहाँ मनाई जाती है? ऑप्शन बनारस, वाराणसी, द्वारिका, उड़ीसा। तो याद रखिए कि बनारस और नंदगांव यानी मथुरा में लठमार होली मनाई जाती है। वासना और नंदगांव में मनाई जाती है। नंदगांव मथुरा जिले में उत्तर प्रदेश में स्थित है। लठमार होली डंडा और ढाल से खेली जाती है जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों आनंद लेते हैं। लठमार होली एक हफ्ते तक चलती है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रकृति में रेतीली और गुड़ में लवड़ीय होती है? ऑप्शन शुष्क मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, मखरला मिट्टी, लाली मिट्टी। तो आपका आंसर है शुष्क मिट्टी। प्रकृति में रेतीली और गुड़ में लवड़ीय होती है शुष्क मिट्टी। शुष्क मिट्टी प्रायः प्रकृति में रेतीली और गुड़ में लवड़ीय होती है। शुष्क मिट्टी मुख्यतः राजस्थान, हरियाणा, दक्षिण पंजाब क्षेत्रों में पाई जाती है। ये इस मिट्टी में गेहूं, बाजरा, मूंगफली मुख्यतः उगाई जाती है। सबसे ज़्यादा जलौढ़ मिट्टी होती है जो हिमालय की नदियों द्वारा लाई जाती है, अपशिष्ट से बनती है। ये दो तरह की पाई जाती हैं। पहला दोमट और खादर, ये गंगा और ब्रह्मपुत्र के मैदानों में पाई जाती हैं। भाखराल लेटराइट मिट्टी, भारत में ये मिट्टी मेघालय पर्वत, पश्चिमी और पूर्वी घाट के क्षेत्रों में पाई जाती हैं। ये मिट्टियाँ लोह एवं एल्युमिनियम में समृद्ध होती हैं परंतु इनमें नाइट्रोजन, पोटास, पोटेशियम आदि जैविक पदार्थों की कमी होती है। आगे बढ़ते हैं। इसलिए इसकी उर्वरता कम होती है जिसकी वजह से इसमें काजू आदि फसलें पाई जाती हैं। काली मिट्टी की बात करें, काली मिट्टी का विकास महाराष्ट्र, पश्चिमी मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, दक्कन, लावा के अपक्षय हुआ है। इसे स्थानीय रूप से रेगुर मिट्टी कहते हैं। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। कभी कभी डायरेक्ट प्रश्न पूछ लेते हैं कि रेगुर मिट्टी किसे कहते हैं, तो काली मिट्टी को कहते हैं। यह मिट्टी कपास, जूट, तंबाकू आदि की खेती के लिए संयुक्त होती है। निम्न में से कौन सी सिंधु नदी की उपनदी नहीं है? ऑप्शन गंगा, रावी, चिनाब, झेलम। तो गंगा अपने आप में ही एक बड़ी नदी है जिसकी सहायक नदियाँ कई हैं, इसलिए सिंधु नदी की सहायक नदी गंगा नहीं है। सिंधु नदी का उद्गम बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे पॉइंट सिंधु नदी से संबंधित। सिंधु नदी का उद्गम तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट ग्रेमायंग डुंड ग्लेशियर से होता है। इसकी सहायक नदियां हैं झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, वास्कर आदि नदियां हैं। झेलम नदी ये पीर पंजाल पर्वत श्रेणी स्थित शेषनाग झील के निकट वुलर झील से निकलती हैं। झेलम तथा रावी नदियां पाकिस्तान में चिनाब नदी से मिल जाती हैं। गंगा नदी का उद्गम उत्तराखंड के उत्तरकाशी गौमुख के निकट दिखाई देता है। गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है। गंगा नदी की सहायक नदी यमुना, सोन, घाघरा, गंडक, गोमती आदि है। रावी नदी इसका उद्गम कांगड़ा के रोहतांग दर्रे के निकट है। चिनाब नदी सिंधु की सहायक नदी है जो हिमाचल प्रदेश में चंद्रभाग बनाते हैं या चंद्रभाग से बनते हैं। आगे बढ़ते हैं। डैश नदी एकमात्र प्राकृतिक जल स्रोत है जो रेगिस्तान में एक झील के अंदर बहती है। ऑप्शन लूनी, गंगा, काली, तीस्ता। तो लूनी नदी एकमात्र प्राकृतिक जल स्रोत है जो रेगिस्तान में एक झील के अंदर बहती है। लूनी नदी अजमेर में अरावली के नाम पर विलुप्त हो जाती है जो झील में गिरती है। इसे भारत की लवण नदी भी कहते हैं। काली नदी, इस नदी का उद्गम उत्तरायण के पिथौरागढ़ जिले में है। यह नदी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में बहने वाली नदी है। यह नदी घाघरा, सरयू नदी में भी उपनदी बनाती है। गंगा नदी, इस नदी का उद्गम गौमुख निकट गंगोत्री हिमनद में है। यह बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तीस्ता नदी का उद्गम स्थल सिक्किम राज्य में है। यह नदी सिक्किम तथा पश्चिम बंगाल राज्य तथा बांग्लादेश से होकर बहती है। तीस्ता नदी में कि सिक्किम और बंगाल की जीवन रेखा भी कहा जाता है। तीस्ता नदी को सिक्किम और बंगाल का जीवन रेखा भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आज के लिए अंतिम प्रश्न है। उत्तरी भारतीय मैदानों को दलदल पट्टी में के नाम से जाना जाता है। दोआब, भांगड़, तराई, खादर। तो जो दलदल मिट्टी के नाम से जाना जाता है वो तराई क्षेत्र होते हैं जहाँ पर फसल अच्छी होती है।
उत्तरी भारतीय मैदानों की दलदली पट्टी के तराई क्षेत्र कहा जाता है। ये क्षेत्र पश्चिम में यमुना नदी से लेकर पूरब में ब्रह्मपुत्र नदी तक फैला हुआ है। दोआब दोआब दो नदियों के बीच के क्षेत्र को कहते हैं। भारत में दोआब क्षेत्र गंगा यमुना नदी के बीच के क्षेत्र को बोला जाता है। भांगर भांगर वे क्षेत्र हैं जो बाढ़ के मैदानों से हैं, जो अधिक भूमि पर स्थित होते हैं। इस क्षेत्र में मिट्टी में रेत एवं कंकड़ पाए जाते हैं। खादर खादर निचले क्षेत्र में है, जो एक नदी के बाढ़ क्षेत्र होते हैं और जो आमतौर पर बाढ़ग्रस्त वोगा क्षेत्र की तुलना में अपेक्षाकृत संकीर्ण होते हैं। आज के लिए 20 प्रश्नों की श्रृंखला थी, जिसके अगर और इन प्रश्नों के माध्यम से मैंने अनेक तथ्यों को कवर करने की कोशिश की है, जिससे आपको एक क्वेश्चन के साथ 10-10 क्वेश्चन का अनुभव प्राप्त हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।